हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत नागरिकता संबंधी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि हमारा जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जो उसकी कुछ धाराएं थी, लगभग 15 या 16 धाराएं, वो उनको उसी दिन लागू कर दिया गया था, जिसमें से जो नागरिकता संबंधी प्रावधान थे उसी दिन लागू हो गए थे। और बात करें कि सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया था, तो अरस्तू ने किया था। आप सभी को पता होगा कि अरस्तू कौन है। तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और इसी ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता का वर्णन किया था और बताया था कि नागरिकता किनको दी जानी चाहिए, नागरिकता देने का आधार क्या होना चाहिए। तो ये सभी जो वर्णन किया था सबसे पहले अरस्तू ने ही किया था। इसके अलावा बात करें नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो देखिए नागरिकता का अर्थ क्या है। नागरिकता के माध्यम से नागरिकों को सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नागरिकता व्यक्तियों को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है। देखिए, जो राज्य होता है वह वहाँ में निवास करने वाले नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जो अन्य देश के, या कह सकते हैं जो अन्य देश से लोग आते हैं, जो कि विदेशी होते हैं, उनको प्राप्त नहीं होता। जैसे वोट देने का अधिकार हो गया उसको, जैसे नागरिक अधिकारों के अंतर्गत देखा, जैसे मौलिक अधिकार हो गए। इसके अलावा रोजगार पाने का अधिकार हो गया। तो ये सब नागरिक अधिकार हैं। और समानता का अधिकार, तो ये सभी जो वहाँ के नागरिकों को ही केवल प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात करें, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। तो जो नागरिकता के माध्यम से ही इन जो अधिकारों को कह सकते हैं कि प्रभावी बनाया जाता है। यानी जिनको नागरिकता प्राप्त होती है वही वहाँ के नागरिक एवं राजनीतिक जो अधिकार होते हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा नागरिकता जो होती है व्यक्तियों को दायित्व देती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है उसके साथ ही साथ उसका कुछ दायित्व बनता है। इसके अलावा उसको कुछ अधिकार, कर्तव्य, देखिए भारतीय संविधान में अगर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं तो इसके साथ ही साथ उनके कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। और आपने पढ़ा होगा कि जो वर्तमान में नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं वो 11 हैं। इसके अलावा कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। देखिए, अगर भारत में किसी बड़े पोस्ट पर चुनाव लड़ना है, यानी बड़े पोस्ट पर नियुक्ति होनी है, तो उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया। इन सब के लिए वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पहले ही शर्त लगा दी जाती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं नागरिकता के माध्यम से। इसके देखिए, जो भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है वह एकल नागरिकता है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर 2 नागरिकता प्राप्त होती है, एक राज्य की नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता। और जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल हमें राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है, हमें केवल केंद्र सरकार की नागरिकता मिलती है। देखिए, हम केवल राज्य का निवासी हो सकते हैं, यानी किसी राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ का निवासी हो सकते हैं, लेकिन उसके नागरिक नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा जो नागरिक होंगे वो भारत के ही नागरिक होंगे। आपने किसी का वोटर आईडी देखा होगा तो उस पर भारत सरकार लिखा होता है, कभी ये नहीं लिखा होता कि राज्य सरकार। तो इसीलिए भारत में जो नागरिकता है वह केंद्र की नागरिकता होती है। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में दिए गए हैं। अर्थात जो नागरिकता है उस पर जो विधि बनाने का या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो केंद्र को दिया गया है। इस पे जो राज्य की भूमिका है वो सीमित है। इसमें मतलब उसको कोई भी अधिकार बनाना, मतलब नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती है। केवल इस पे जो कानून बना सकती है वो भारत की संसद ही बना सकती है। तो हम भारत के संविधान में देखते हैं कि नागरिकता संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। हम इसको अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई, यानी जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उसके साथ ही नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके पहले देखिए, उसमें कहा गया कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके अलावा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और
यदि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके अगर यदि उसके माता पिता हैं उनका जन्म भारत में हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक होगा। और इसमें तीसरी बात कही गई कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, यानी जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उससे 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में ये 3 प्रावधान किए गए थे, जिसमें जन्म से और माता पिता के आधार पर नागरिकता और 5 वर्ष पहले से यदि रह रहा हो तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके देखिए अनुच्छेद 6 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया था कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों के संबंध में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया था। इसमें क्या कहा गया कि देखिए अगर 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई पाकिस्तान से भारत में आया है तो वैसे ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद यानी 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई भारत में आता है तो उसको भारत का नागरिक बनने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा। तो उसमें कहा गया कि परमिट नियम लाया गया था। इसको परमिट भरने के 6 माह बाद भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसको परमिट नियम कहा जाता है। इसमें कहा गया कि यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के 6 माह बाद आपको जो केंद्र सरकार होगी वो नागरिकता दे सकती है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है तो इसमें भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए बहुत लोग ऐसे थे जो भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब वहां पर उन पर अत्याचार होने लगा तो अब वापस भारत आए तो उन लोगों को भी नागरिकता दिया जाना जरूरी था क्योंकि वो भी इसी देश के निवासी थे। तो इस संबंध में प्रावधान किया गया कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, यानी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु बाद में वापस आ जाए, उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन के बाद उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यानी मान इसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई पाकिस्तान चला गया और उस बाद में वहाँ पर समझिए उसका मन नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर उस टाइम बहुत अत्याचार होने लगा, जो लोग गए थे तो उनको फिर वापस भारत में आना था। तो वो जब भारत में आए तो उनके लिए प्रावधान किया गया कि आप 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद 6 महीने बाद जो सरकार होगी वो आपको नागरिकता दे सकती है। तो इसमें यह प्रावधान था। और बात करें अनुच्छेद 8 में क्या किया गया है तो देखिए अनुच्छेद 8 में क्या था, भारत के बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 8 में। या इसमें कहा गया देखिए भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। और इसका में जो मतलब विशेष प्रावधान था वो भारत स्वतंत्रता सेनानी एवं राजदूतों के लिए था। देखिए क्या हुआ कि जब उस टाइम भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाहर रह रहे थे। तो भाई अगर उनके जो बच्चों का जन्म बाहर हो रहा था क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो इसीलिए प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय होगा यदि उसके माता पिता जो है वो भारतीय हैं। तो इसमें यह प्रावधान किया गया। और इसके अलावा देखिए इसमें मैंने आपसे ही बताया कि जो बेसिकली होते हैं स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, राजदूत होते हैं, यही सब आते हैं। और आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे संगठन थे, बहुत सारे व्यक्ति थे जो विदेशों से रहकर ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान इस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 8 में जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे। और अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए अभी तक जितना अनुच्छेद 5 से 8 तक जिसको हमने पढ़ा ये सभी अब इनका कोई विशेष औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि ये सब आज़ादी के टाइम में वैसे ही नागरिकता संबंधी प्रावधान बना दिए गए थे। लेकिन यहाँ से एक कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ से अब इसमें अलग प्रावधान किए गए हैं। देखिए इसमें कहा गया कि जो विदेशी नागरिकता यदि कोई व्यक्ति अगर वो विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी जो नागरिकता होगी भारत की नागरिकता होती है वो समाप्त हो जाएगी। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति वो जाकर अमेरिका में बस गया, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया। बात करें अनुच्छेद 10 में क्या था तो अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी देखिए इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 10 में क्या था कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी, जब तक वह अन्यथा कोई कार्य नहीं करता, यानी जब तक कोई गलत काम नहीं करता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अर्थात जो केंद्र सरकार है बिना किसी कारण उसकी नागरिकता छीन नहीं सकती है। अगर मान लीजिए कोई देशद्रोह में लिप्त पाया गया तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यानी जब तक आप गलत कार्य नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता बनी रहती है। यानी किन कंडीशन में उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 10 में किया गया था। और अनुच्छेद 11 में क्या है तो देखिए अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। और देखिए और संसद के अंतर्गत कौन, इसमें तो गृह मंत्रालय जो नागरिकता संबंधी कानून बनाता है वह गृह मंत्रालय बनाता है। तो अनुच्छेद 11 के तहत यह प्रावधान किया गया जो नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा वो गृह मंत्रालय बनाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है
तो अनुच्छेद 1 में मतलब अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 5 में आपने देखा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता थी, और अनुच्छेद 6 में क्या था, तो जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके बारे में संबंध में नागरिकता थी। अनुच्छेद 7 में क्या है, तो भारत से पाकिस्तान जो लोग गए थे अगर वो बाद में भारत वापस आते हैं तो उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत के बाहर जो रह रहे हैं व्यक्ति हैं उनके संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अब भाग 9 में आपने देखा कि जो विदेशी नागरिकता लेने पर जो भारत की नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। 10 में देखा कि जो नागरिकता है वो कब तक बनी रहेगी, यानी किन परिस्थितियों में व्यक्तियों की नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 में आपने ये देखा कि जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वह भारत की संसद को दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यह सब तो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसी टाइम नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे, लेकिन बाद में 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया जाता और नागरिकता के जो प्रावधान थे उनमें संशोधन किया जाता, और सबसे याद रखिए भारत मतलब सबसे पहला अधिनियम यही आता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रथम संशोधन किया जाता है 1986 में किया जाता है, और इसके माध्यम से जो नागरिकता संबंधी प्रावधान थे उनको चेंज कर दिया जाता है। और बात करें कि जो नागरिकता संबंधी अधिनियम अब 1955 में आया था, इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ। इसमें अभी तक लगभग देखेंगे आप तो 6 बार संशोधन हो चुका है। कब हुआ है, तो 1986 में पहला संशोधन हुआ था। ये याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में मतलब पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। दूसरा 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और 2019 में। आपने देखा होगा कि जब CA और NRC आया था तो काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये सभी नागरिकता संबंधी में प्रावधान में संशोधन किए गए थे। और देखिए अब वर्तमान में आप देखेंगे तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता, बाय बर्थ, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता और देशीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी बाय नेचुरलाइजेशन, अर्जित भूमि। तो वर्तमान में जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं वे बाय बर्थ हैं, बाय डिसेंट हैं, बाय रजिस्ट्रेशन है और बाय नेचुरलाइजेशन है। तो इन तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब इनको एक बारी करके अच्छे से समझ लेते हैं कि भारत में जो नागरिकता का अर्जन करने के कितने तरीके हैं। तो मैंने भी बताया कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। इन सभी आधारों पर वर्तमान में भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता दी जाती है। तो देखिए जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है, तो 1986 में संशोधन किया गया इसमें कि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद देखिए इसका दुरुपयोग होने लगा, मतलब इसमें कुछ कमियां रह गई, तो उसको दूर करने के लिए 2003 में इसमें संशोधन किया जाता है और नागरिकता उसमें कहा गया कि माता पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। तो इसमें यह प्रावधान किया गया। तो इसके अलावा इसके साथ ही जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कहा गया कि पिता भारतीय होना चाहिए। पहले प्रावधान किया गया था, यानी हम देखेंगे 1992 के पहले, और बाद में 1992 में इसमें संशोधन किया जाता है और कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। तो पहले वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कहा गया कि उसका पिता जो है वो भारतीय होना चाहिए, इससे उसको नागरिकता मिल जाएगी व्यक्ति को। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया जाता है 1992 में, और उसके द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि उनमें से जहां पिता था, माता पिता कोई भी यदि भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी, तो देखिए 1986 में इसमें भी संशोधन किया जाता है और इसमें कहा गया कि 7 साल से वह भारत में रह रहा हो, अगर वह पंजीकरण कराता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, यानी भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। देखिए यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी कि मतलब है कि केंद्र सरकार के ऊपर ये डिपेंड है कि उसको नागरिकता देती है या नहीं देती है। उसका रिकॉर्ड देखेगी कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, यानी किसी वो असामाजिक गति में कहीं लिप्त तो नहीं है, तो इस आधार पर वो नागरिकता दे सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो 7 साल निवास कर लिया तो उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। वह केंद्र सरकार के ऊपर है कि उसको नागरिकता देगी या नहीं देगी। इसके अलावा देखेंगे तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाएगी। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि उसको ढालना, यानी अगर भारत में कोई रह के यहाँ के जो रहन सहन है उसको सीख लेता है तो उसको नागरिकता देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। देखिए उसका एक प्रावधान किया गया है कि कला विज्ञान में रुचि रखता हो, पहली बात है किसी एक विषय में। इसके अलावा एक भारतीय भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया हो, अगर वो भारत में रह रहा हो और कला विज्ञान के बारे में रुचि रखता हो, भाषा का भारतीय एक भाषा मतलब जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं रखी गई हैं उसमें से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो और यदि वह 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
जो यह 10 वर्ष है, इसको पहले 5 वर्ष था, ये भी याद रखिएगा। इसको जैसे 1986 में संशोधन किया जाता है, तो ये जो डेट था, मतलब ये वर्ष था, उसको 10 वर्ष कर दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे अर्जित भूमि, तो देखिए अर्जित भूमि के माध्यम से नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो देखिए उदाहरण के लिए आप समझिए, देखिए जो सिक्किम होता है 1974 में इसको भारत के सहयुक्त यानी सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी वह अलग देश के रूप में भारत के साथ शामिल होता है और भारत का उसको संरक्षण प्रदान होता है। तब वहाँ के लोग इसके नागरिक नहीं होते, लेकिन जब इसको भारत में मिला लिया जाता है तो इसको जो वहाँ के लोग होते हैं उसको ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि स्वतः उनको भारत की नागरिकता प्रदान हो जाती है। उदाहरण के लिए एक और समझिए, अगर नेपाल हम लोगों का पड़ोसी देश, अगर भारत में कभी वह आके मिल जाता है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता वैसे ही मिल जाएगी, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इसे अर्जित भूमि, यानी हम कभी अपनी भूमि का विस्तार करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक होंगे, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है। और आप देखेंगे तो, और इसके अलावा बात करें नागरिकता की समाप्ति कैसे, देखिए भारत सरकार आपको नागरिकता दे सकती है तो आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो नागरिकता मतलब नागरिकता समाप्ति के 3 आधार उसमें बताए गए हैं कि पहला कि नागरिकता का परित्याग करना। देखिए अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी नागरिक मतलब भारतीय संविधान के मतलब भारत का जो है नागरिकता को त्याग करता है, यानी मान लीजिए वह भारत में रह रहा हो, अगर उसको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, अगर मान लो कहे कि हमें भारत के नागरिक नहीं बनना है, तो अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, यानी अपनी नागरिकता को छोड़ सकता है। इसके अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। मैंने उदाहरण के लिए बताया कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप जाके अमेरिका में बस गए हो, फ्रांस में बस गए हो, यदि वहाँ पर जाकर आप उसकी नागरिकता ले रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, आप एक साथ दोनों की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, देखिए यदि आप कुछ गलत काम करते हैं तो जैसे राजद्रोह हो गया, देशद्रोह हो गया, तो इन परिस्थितियों में जो सरकार है वो आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो प्रारंभ में मताधिकार की आयु थी वह 21 वर्ष थी और इसको 61वें संविधान संशोधन 1988-89 के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया कि मताधिकार की आयु जो प्रारंभ में थी वो 21 वर्ष थी और वर्तमान में आप देखेंगे तो मताधिकार की आयु जो है यानी वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है वह यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो वह वोट डाल सकता है। तो दोस्तों यह था नागरिकता से संबंधित टॉपिक। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।